शादी करके गणपत और उसकी पत्नी अपने फर्ज से निपट चुके थे। तीनों बहनों की जिंदगी अपने अपने परिवार के साथ बहुत अच्छी चल रही थी। शहर वाली दोनों बहनें एक ही शहर में रहती थी, इसलिए उनका आपस में मिलना जुलना चलता रहता था। और इन दोनों के पति अच्छी जगह नौकरी करते थे, तो इसलिए उनके पास सब तरह ऐशो आराम के सामान थे। और उधर बड़ी बहन ईशा अपने पति के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पति प्रकाश के पास काफी जमीन थी। एक दिन, क्या कर रही हो दीदी? क्यों ना आज हम लोग कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाए? बहुत दिन हो गए हैं। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ये भी कह रहे थे कि वीकेंड पर हम लोग कहीं आउटिंग पर चलते हैं। तो चलो फिर ठीक है, प्रोग्राम बना लो। इस बहाने मिलना भी हो जाएगा और आउटिंग भी हो जाएगी। दोनों के पति रोहन और विवेक भी आपस में अच्छे दोस्त बन चुके थे। इशिका और इशिता एक दूसरे से जब भी मिलती तो सिर्फ कपड़े, गहने और उन्होंने क्या क्या नया सामान खरीदा है इसी बारे में ही बातें करती। एक दूसरे को वो अपनी अमीरी दिखाने से बाज नहीं आती थी। और उधर गांव में, इस बार की फसल अच्छी हुई है, सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए सोने का कुछ बनवा दूं। मेरे लिए सोने का तुम कुछ बनवा दोगे? क्यों ना हम अपने बेटे गोलू के लिए सेविंग कर दे। जब वो बड़ा होगा तो उसकी पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। मैं जब भी तुम्हारे लिए कुछ बनाने की बात करता हूँ तुम हमेशा उसे सेविंग में जोड़ देती हो। सच में मुझे भगवान ने बहुत अच्छी पत्नी दी है। गणपत की शादी को पूरे 35 साल हो चुके थे और उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि जब हमारी शादी को 35 साल हो जाएंगे तो मैं धूमधाम से अपनी शादी की सालगिरह मनाऊंगा। देखो भाग्यवान, देखते देखते 35 साल गुजर गए तुम्हारे साथ। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं ये सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाऊंगा। अच्छा जी, आपको याद है ये बात? फिर तो मैं कल ही तीनों बेटी और दामादों को भी बुला लेती हूँ। इसी बहाने सारे आपस में मिल भी लेंगे। जिसको बुलाना है बुलाओ, जो करना है करो। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है। आखिर एक दिन तुम्हारा भी होना चाहिए। जो तुम्हारा दिल आता है वो करो। शाम को ही गणपत की पत्नी अपनी तीनों बेटियों और दामादों को संदेश दे देती है। तय समय पर सारी बहनें अपने मायके आती हैं। ईशा दोनों को गले लगा लेती है, पर दोनों बहनें उससे ऐसे गले मिलती हैं जैसे कि वो किसी अजनबी के गले लग रही हो। तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो, और कितना अच्छा है ना, तुम दोनों एक ही शहर में हो। जब दिल करता है मिल लेती हो। और मुझे देखो, मैं तुमसे किसी त्योहार या फंक्शन पर ही मिल पाती हूँ। ये बात तो तुमने ठीक कही दीदी, लेकिन तुमने ये अपना क्या हुलिया बना रखा है? बिल्कुल देहाती लग रही हो। कैसी लग रही हो दीदी? सच में देखकर अजीब सा लग रहा है। माँ बाबा की शादी की सालगिरह है और अपने कपड़े देखो। ईशा अपनी दोनों बहनों को देख रही थी। वो देख रही थी कि उन्हें उससे मिलने की जरा भी खुशी नहीं थी। वो तो बस उसके कपड़ों को देख रही थी। वो बात को हंसी में उड़ा देती है और तीनों बहनें अपनी माँ के पास बैठ जाती हैं। माँ, देखो ना, ईशा दीदी ने अपना क्या हाल बना रखा है। इन्हें देखकर तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये हमारी बहन है। माँ, आपको दिखाती हूँ मैं आपकी सालगिरह पर आपके लिए क्या लाई हूं। इशिका अपनी माँ को लाए हुए गिफ्ट दिखाती है, जिसमें वो अपने पिता के लिए महंगी घड़ी और माँ के लिए सोने की चेन लाई थी। इशिता अपनी माँ और बाबा के लिए एक ही तरह की दिखने वाली अंगूठी लाई थी। उनके इतने महंगे गिफ्ट को देखकर ईशा को अपना गिफ्ट खोलते हुए थोड़ी सी झिझक हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के लिए एक साड़ी और अपने बाबा के लिए एक महंगा शॉल लाई थी। जैसे ही वो अपनी माँ को गिफ्ट देती है, दोनों बहनें हंसने लगती हैं और माँ का भी मुंह बन जाता है। तभी ईशा का बेटा गोलू आकर अपनी मौसियों को नमस्ते करता है। अरे गोलू, कैसा है तू? और ये तूने क्या पहना है? धोती कुर्ता? मासी, मेरे पापा ने दिलाया है। कह रहे थे कि धोती कुर्ता बहुत अच्छा लगता है मुझ पर। ओ गोलू, क्या दीदी गोलू को तो कोट पैंट वगैरह कुछ दिला देती। उन सब की बातें सुनकर ईशा अपने आप को उनके सामने बहुत ही छोटा महसूस कर रही थी। अब उसका दिल कर रहा था कि किसी तरह ये फंक्शन खत्म हो और वो अपने घर चली जाए। प्रकाश ये बात नोटिस करता है कि उसकी पत्नी का मुंह यहाँ पर आकर बुरी तरह उतरा हुआ है।